दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। अब से करीब 3 घंटे पहले बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। कल से दूसरे चरण के प्रचार का जोर रहेगा। पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज समेत हर गठबंधन और पार्टी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने एक बार फिर एनडीए सरकार के लिए जोर लगाया। तो जेडीयू की ओर से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया, जबकि महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बदलाव की बयार लाने की पूरी कोशिश की। तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए अखिलेश यादव ने भी पूरा जोर लगा रखा है। उधर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी दोनों पारंपरिक खेमों पर 20 साबित होने के लिए भरपूर जोर आजमाइश की। हालांकि मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन में ही माना जा रहा है। ऐसे में इस चुनावी जंग में मोदी नीतीश की जोड़ी रंग जमाएगी या फिर राहुल तेजस्वी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होंगे, इसका फैसला तो 10 दिन के बाद होगा। अभी आप पहले दौर के प्रचार युद्ध के अंतिम दिन चलाए गए शब्दभेदी बाणों की गर्जना सुने, जो बिहार विधानसभा चुनाव की 18वीं जंग के पहले चरण में आधुनिक मगध के चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे किरदारों की ओर से चलाए गए हैं। साहबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते, फिर से क्या आप जंगल राज लाने की सोच रहे हो? मोदी जी पार्टी लगवाएंगे। गुजरात में अब विक्ट्री चाहिए, बिहार में ये होने वाला नहीं है। ये सबसे भ्रष्ट परिवार है लालू परिवार। और अब तेजस्वी बोलता हम नौकरी देंगे, हम नौकरी देंगे। अरे नौकरी नहीं, तुम्हारी जमीन छीनेंगे। अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अदानी और अंबानी बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। आपको तो हम पहले से बता रहे हैं, आप फिर बता रहे हैं। उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, इसलिए उसको कभी नहीं देना चाहिए। यहाँ के कानून और व्यवस्था के बारे में भी लोगों की धारणा बहनों भाइयों पूरी तरह से बदल सीने का बटन खोलकर गुंडागर्दी करके सकुशल अपने घरों में चला जाए, ऐसा कोई बचेगा नहीं। मोती नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। गुलामी के अंश समाप्त हो जाए। लोग को 5,000 10,000 रुपया घूस दे रहे हैं ताकि वोट खरीद ले। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? तो देखा आपने कितने तीखे अंदाज में पाटलिपुत्र की सत्ता के दावेदारों ने जुबानी तीर चलाए और इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार पर विराम लग गया। 18 जिलों की 121 सीटों पर परसों यानी 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस तरह से अब इन तमाम इलाकों में साइलेंस पीरियड शुरू हो गया है। इस दौरान माइक बंद रहेंगे, नेता मौन रहेंगे और बोलेगा तो सिर्फ मतदाताओं का मन, और वो भी बेहद खामोशी से। इन 48 घंटों के दौरान ही 121 विधानसभा सीटों के वोटर मंथन करेंगे कि परसों वो ईवीएम पर अपनी पसंद के किस उम्मीदवार के नाम और निशान के आगे बटन दबाएं। 6 नवंबर की शाम 6 बजे तक पहले चरण की 121 सीटों के नतीजे ईवीएम में लॉक हो जाएंगे। इससे पहले मतदाताओं के मन को अनलॉक करने के लिए नेताओं ने किन शब्दों की कुंजी आजमाई है, अब जरा उसे भी देख लेते हैं। बीते कुछ दिनों में सियासी तीर की तरह जिन शब्दों को चलाया गया उनमें शामिल है जंगल राज, महाजंगल राज, मंगल राज, सुशासन, कुशासन, भ्रष्टाचार, ईमानदारी, बेरोजगारी, रोजगार, पलायन, छठ, महिला, रोजगार, माई बहन, जाति, धर्म, कट्टा, बाहुबली, अनंत और ओसामा। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। तो साहबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। महिला को दिया था जी कोई, सब आज तक कभी महिला को किया था? हम लोग जो महिला के लिए किए, जो आपको बता रहे हैं।
माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया अपने माता और बहनों के खाते में जाएगा। जंगल राज वो अंधेरा था जिसने बिहार को धीरे धीरे खोखला कर दिया। और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का, वहां पे पीछे से पाइप लगा रखा था, साफ पानी नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए लगाया। आरजेडी कांग्रेस ने छठी मैया का भी अपमान किया गया। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। और यहाँ जितने युवा हैं उनसे पूछ लीजिए कि रोजगार के लिए उनको बाहर जाना है कि नहीं जाना है। भाई अभी नीतीश के राज में रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। वैसे तो पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, लेकिन दो ऐसे सेलिब्रिटी भी रहे जिन पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं। इनमें पहला नाम है दरभंगा जिले की अलीनगर से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर का और दूसरे हैं छपरा सीट से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव। इस बीच दो उम्मीदवार और उनकी सीटें ऐसी हैं जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे हॉट बन चुकी हैं। पहली है पटना जिले की मोकामा सीट, जहां से जेडीयू उम्मीदवार हैं बाहुबली अनंत सिंह, जो दुलारचंद हत्याकांड में पटना की बेऊर जेल में हैं और महागठबंधन के टारगेट पर हैं। और दूसरी सीट है सिवान जिले की रघुनाथपुर, जहां के आरजेडी उम्मीदवार हैं दिवंगत बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, जिन पर एनडीए जबरदस्त तरीके से हमलावर है। और इस चुनाव के दौरान हम सब ने देखा कि किस तरह से ओसामा बिन लादेन की चर्चा भी खूब हुई। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं की ओर से बार बार ओसामा बिन लादेन कहकर दरअसल ओसामा पर निशाना साधा जाता रहा। इसके जरिए सिवान की जमीन को बार बार शहाबुद्दीन और ओसामा की याद दिलाकर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दरअसल ये साबित करना चाहती है कि जंगल राज की देन अगर बिहार में रही तो फिर किसके नाम रही। पहले चरण के चुनाव प्रचार में ओसामा बिन लादेन की चर्चा हुई। बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने सभाओं में ओसामा बिन लादेन का नाम ले लेकर आरजेडी पर गोले दागे। दरअसल सिवान की रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी ने बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब को टिकट दिया है, जिसको मुद्दा अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक बना चुके हैं। और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने ओसामा को छोटा लादेन कह दिया। ओसामा के बहाने बीजेपी ने बिहार चुनाव के पहले फेज में जंगल राज का पुराना नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। अब ये नैरेटिव कितना सफल रहेगा, इसका फैसला परसों जनता को करना है। छोटे ही हो लेकिन वो ओसामा है। और हम तो कहते हैं गूगल करके देख लो ओसामा का नाम क्या है हिंदी में। आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। सब लोगों के कहने पर हम लोगों ने ओसामा साहब को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? सब लोग के हमरा की ओर से प्रणाम सलाम। महागठबंधन के साहब हम लोगों ने ओसामा साहब को टिकट दिया है। एनडीए के लिए छोटा लादेन। जितना भी ओसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। और सिवान की जनता के लिए बाहुबली शहाबुद्दीन यानी एमपी साहब के बेटे। सिवान की रघुनाथपुर सीट से बाहुबली शहाबुद्दीन की गैर मौजूदगी में उनके बेटे ओसामा शाहब चुनाव मैदान में पहली बार उतरे हैं, जिनके सामने एनडीए से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक ओसामा के खिलाफ माहौल बनाने का जिम्मा बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने उठाया हुआ था। मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है लेकिन साथ में ओसामा भी है। मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है।
ओसामा साहब को ओसामा बिन लादेन और छोटा लादेन जैसी संज्ञाओं से नवाजकर बीजेपी के स्टार प्रचारक दरअसल ओसामा के पिता बाहुबली शहाबुद्दीन के खूनी दौर की यादें ताजा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया कि ओसामा साहब का नाम ओसामा बिन लादेन से जोड़कर उन्हें विलेन साबित किया जाए। वैसे चुनावी एफिडेविट के मुताबिक ओसामा 10वीं पास है, खुद को समाजसेवी बताते हैं। ओसामा पर 2 आपराधिक केस पेंडिंग हैं। लेकिन बीजेपी जिसे ओसामा बिन लादेन साबित करने में तुली हुई है, उसे महागठबंधन वाले सिवान का नया साहब और सिवान का शेर बता रहे हैं। सब लोगों के कहने पर हम लोगों ने ओसामा साहब को टिकट दिया है और एक वोट आप लोगों से मांगने का काम कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक, दूसरी तरफ महागठबंधन के स्टार प्रचारक, दोनों के बीच जिसको लेकर जबरदस्त वाक युद्ध चल रहा था, वो ओसामा साहब चुपचाप प्रचार में लगे थे। कभी तराजू पर तोले जा रहे थे, कहीं मालाओं से लादे जा रहे थे, कहीं पुष्प वर्षा का आनंद उठा रहे थे, तो कहीं महिलाएं उनकी जीत की कामना में गीत गा रही थी। लेकिन बीजेपी के छोटे लादेन और महागठबंधन के ओसामा साहब कोई भाषणबाजी नहीं कर रहे थे। शायद डर रहे थे कि कहीं उनके मुंह से कुछ ऐसा न निकल जाए कि बवाल मच जाए। तेजस्वी यादव के कहने पर एक सभा में ओसामा बड़ा संभल कर बोले, के ऐसा सरकार लाई जाओ तो गरीबन के सरकार हो तो। बीजेपी शहाबुद्दीन का बेटा होने को ओसामा की कमजोरी बनाने में जुटी रही, लेकिन अभी तक तो शहाबुद्दीन का बेटा होना ही ओसामा की सबसे बड़ी ताकत रही है, क्योंकि शहाबुद्दीन का बेटा होने के दम पर ही उन्हें रघुनाथपुर से आरजेडी का टिकट मिला है। शहाबुद्दीन का बेटा होने की वजह से ही मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने अपनी सीट छोड़ दी। शहाबुद्दीन के नाम पर ही ओसामा वोट मांग रहे हैं और उन्हें जितने भी वोट मिलेंगे पिता के नाम पर ही मिलेंगे। ये बात बीजेपी भी जानती है, इसलिए उनके निशाने पर ओसामा से ज्यादा शहाबुद्दीन हैं। लालू जी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? लहू लुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। ओसामा साहब की ताकत शहाबुद्दीन है तो कमजोरी भी शहाबुद्दीन ही साबित हो सकते हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन तो अपने बाहुबली छवि के दम पर 1996 से 2004 के बीच 4 बार सिवान के सांसद रह चुके हैं। लेकिन शहाबुद्दीन अपनी इसी दबंगई वाली छवि के दम पर पत्नी हिना साहब को 4 बार कोशिश करके भी सिवान का सांसद नहीं बनवा सके। अब बीजेपी के लिए यही उम्मीद की किरण है, इसलिए वो शहाबुद्दीन को अपराध गिनाकर ओसामा को निशाने पर ले रही है। लेकिन वो ओसामा है और उनका पिता का नाम क्या थे? शहाबुद्दीन थे। उनका पिताजी ने भी मर्डर करके रिकॉर्ड बना के रखा है। हमारे रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन और उनका परिवार में मर्डर करने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा है। ओसामा अपने मरहूम पिता के बाहुबल के दम पर चुनाव में खड़े तो हो गए हैं, लेकिन जीत हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए ओसामा ने सेफ सीट को ही अपना डेब्यू के लिए चुना है। साल 2024 में सिवान लोकसभा चुनाव में सिर्फ रघुनाथपुर विधानसभा ही वो क्षेत्र था जहां आरजेडी को जेडीयू पर बढ़त मिली थी। इसी विधानसभा में हुसैनगंज का प्रतापपुर गांव शहाबुद्दीन परिवार का पैतृक गांव है। इस सीट पर 23% मुस्लिम वोटर, करीब 11% अनुसूचित जातियों के वोटर और करीब 9.5% यादव वोटर हैं। यानी जातीय समीकरण के लिहाज से भी यह सीट आरजेडी का गढ़ है। लेकिन रघुनाथपुर सीट पर शहाबुद्दीन फैक्टर काम करेगा या नहीं, ये तो नतीजे ही बताएंगे। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वोटरों को लुभाने के लिए महागठबंधन ने एक और चाल चली है। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि महागठबंधन एक नहीं 4 उप मुख्यमंत्री बनाएगा अगर सत्ता मिलती है तो। मुकेश सहनी पहले से ही डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट हो चुके हैं और तभी से ही मुस्लिम वोटरों पर ओवैसी और प्रशांत किशोर डोरे डाल रहे हैं। वोट बैंक नहीं बनने की अपील की जा रही है। अब जब 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला सामने आया है तो बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी ओवैसी से डरे हुए हैं। समर्थकों के उत्साह से पार्टी के नेता भी जोश में हैं। पिछले महीने हाँ ना करते हुए तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार बनाया गया था। साथ में मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया गया था।
अब चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन के सूत्रों ने खबर दी है कि सरकार बनी तो मुकेश सहनी अकेले डिप्टी सीएम नहीं होंगे। इनके साथ 3 और डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके मुताबिक मुकेश सहनी अति पिछड़ी जाति से डिप्टी सीएम के उम्मीदवार घोषित हैं, तो दूसरा डिप्टी सीएम अल्पसंख्यक समुदाय से हो सकता है, तीसरा डिप्टी सीएम दलित और चौथा सवर्ण समुदाय का बनाया जाएगा। महागठबंधन इसकी घोषणा कब करेगा, इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति जरूर है, क्योंकि रणनीतिकारों के एक गुट का मानना है कि एक साथ 4 डिप्टी सीएम की घोषणा करने से सत्ता के लालची होने का आरोप लग सकता है। लिहाजा इसकी घोषणा कब की जाए, इसको लेकर मंथन जारी है, लेकिन फैसला तकरीबन हो चुका है। बीजेपी कह रही है कि ओबीसी की डर की वजह से महागठबंधन वाले 4 डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर, जिनमें अलग अलग समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। असाउद्दीन ओवैसी किशनगंज में कैंप करके जब इतना हंगामा कर रहे हैं कि 18% तुमने जो है 1-1.5% वालों को जो है उप मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया, हम 18% वाले क्या दरी बिछाने के लिए हैं या तुमको वोट डालने के लिए हैं, और पूरा का पूरा जो सीमांचल है जहां हम खड़े हैं वो ओवैसी के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को खतरा जो है वो ओवैसी से ही है। असल में जब मुकेश सहनी के नाम की घोषणा हुई तो अल्पसंख्यक तबके में इस फैसले को लेकर नाराजगी की बात सामने आई। अल्पसंख्यक समुदाय बिहार में अकेले 17 से 18% है जो महागठबंधन को वोट करता रहा है। इस बार मुसलमान वोटरों के लिए ओवैसी से लेकर प्रशांत किशोर तक जोर लगा रहे हैं। हो ना हो 4 डिप्टी सीएम का प्लान इसी रणनीति के तहत पेश किया गया है। वैसे बिहार में प्रचार के लिए पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि चुनाव में हार को देखते हुए आखिरी वक्त पर इस तरह की खबरें उड़ाई जा रही है। जब हारने का समय होते हैं लोग डेस्परेशन में सब कुछ बोलते हैं। बिहार में कोई सीएम आरजेडी से नहीं बनेगा, कोई डिप्टी सीएम अलग पार्टी से नहीं बनेगा, जो बनेगा बीजेपी जनता दल से बनेगा। डिप्टी सीएम अधिकतम कितने बनाए जा सकते हैं, इसको लेकर कहीं कोई संवैधानिक उल्लेख नहीं है। यानी सुविधा और समीकरण के हिसाब से डिप्टी सीएम 1 से अधिक बनाए जा सकते हैं और बनते भी रहे हैं। आंध्र में जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तब उन्होंने 5 डिप्टी सीएम बनाए थे। सत्ता हासिल करने के लिए तेजस्वी यादव ने सारे घोड़े दौड़ा दिए हैं, सारे के सारे पत्ते खोल दिए हैं। पहले से ही एक से बढ़कर एक लुभावने वायदे पेश कर चुके महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार ने आज वायदों की नई पोटली खोली। अभी वोटिंग हुई नहीं, नतीजे आए नहीं, लेकिन शपथ का मुहूर्त बता चुके तेजस्वी ने अब माई बहन योजना की साल भर के पैसे देने की तारीख भी जारी कर दी है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी को नीतीश सरकार की 10 हज़ारिया स्कीम से डर लग रहा है? बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने वादों की नई पेशकश की, जिसका मकसद 3 बड़े वोट बैंक को लुभाना है: महिला, किसान और सरकारी कर्मचारी। चुनावी मौसम में नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मास्टर स्ट्रोक चला। इसके तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले जा चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये योजना एनडीए के पक्ष में महिलाओं को गोलबंदी करने में चुंबक का काम कर सकती है। ऐसे में इसकी काट के तौर पर तेजस्वी यादव ने अब माई बहन योजना के तहत मकर संक्रांति के दिन हर लाभार्थी के खाते में एक मुश्त 30,000 रुपए डालने का ऐलान किया है। 14 जनवरी को होता है, सरकार बढ़ेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। वैसे ये होगा तभी जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल उन्होंने महिलाओं को लुभाने के साथ साथ किसानों और सरकारी कर्मचारियों को भी अपने पाले में लाने की जुगत भिड़ाई है। इसके लिए जीविका दीदियों को हर महीने 2,000 रुपए और किसानों को सिंचाई के लिए पूरी तरह से मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 300 रुपए और गेहूं पर 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का भी बड़ा वादा किया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने पैक्स और व्यापार मंडल के अध्यक्षों को भी जनप्रतिनिधि का दर्जा देने का प्रॉमिस किया है।
सरकारी कर्मचारी को लुभाने के लिए उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने और गृह जिले में 70 किलोमीटर के दायरे में तैनाती का वादा भी किया है। तेजस्वी यादव के वादों की चुनावी एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज चल रही है, लेकिन उनके विरोधियों का दावा है कि वो वादे चाहे लाख कर लें, उन्हें सत्ता मिलने से रही। देखिए, बिहार के मतदाताओं का मन खटाखट घोषणाओं से वो बदल नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार जी ने काम किया है, अब बिहार बदल गया। यहाँ तो ईवीएम के बटन से मुख्यमंत्री बनेगा और जनादेश बिल्कुल एनडीए के पक्ष में बड़े अंतर से मिलने जा रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही एक बार फिर बनेंगे। ऐतिहासिक अद्भुत अद्भुतम गर्दा उड़ाता पूरा बिहार, बिहारी की अस्मिता एकदम चरम पर है। इस एकदम विकास का पंख लगा है, ऊंचाई पे जाएगा। बिहार ने कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा, उत्सव का माहौल है और बिहार अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है। तेजस्वी यादव पोस्ट रिटायरमेंट अपने लिए क्या करेंगे ये बता दें। अब चुनाव हार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अपने अपने चुनावी वादों पर जीत के दावे एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज तीनों के हैं, लेकिन हकीकत में किसके वादे पर जनता यकीन करेगी, इसका पता 14 नवंबर को ही चलेगा। बिहार चुनाव के पहले चरण में छठ की पॉलिटिक्स भी हुई है। इसको लेकर तरह तरह के सवाल हम सब ने देखे चुनावी रैलियों में कैसे उठाए गए। राहुल गांधी ने तो छठ के बहाने सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया, लेकिन मोदी ने भी राहुल गांधी की छठ वाली गुगली पर छक्का लगाया। राहुल गांधी के बयानों को सीधे छठी मैया और बिहार की महिलाओं का अपमान बता दिया। लेकिन राहुल गांधी तब भी अपनी हर रैली में छठ और यमुना नदी की गंदगी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करते रहे। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तो राहुल गांधी छठ पर पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में तू तड़ाक पर उतर आए। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। तो कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। राहुल गांधी को बीजेपी ने जो एक निकनेम दिया हुआ है, वो राहुल गांधी के ऐसे ही बयानों की वजह से दिया हुआ है। राहुल को लगा कि वो पीएम मोदी को छठ और गंदी यमुना पर घेर लेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने पूरी कांग्रेस को ही लपेट लिया। कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? मोदी ने राहुल के तीर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ टर्न कर दिया और उसकी दिशा बिहार की माताओं बहनों की तरफ मोड़ दी। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी। छठ के बहाने मोदी को निशाने पर लेने से बाज नहीं आए। मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे 10 गज दूर। हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। राहुल गांधी को लग रहा है कि उन्होंने छठ और यमुना की गंदगी पर घेरकर पीएम मोदी को पानी पिला दिया है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी की यही तो प्लानिंग रहती है। राहुल बाबा, मोदी जी का अपमान करते करते आपने छठ मैया का अपमान किया है और जब जब आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, जनता ने उसका जवाब आपको हरा कर दिया है। पहले चरण में मतदान तो बिहार की 121 सीटों पर है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में कोई एक सीट है तो वो है मोकामा, जहां दो बाहुबलियों में सीधी टक्कर है। जेडीयू से अनंत सिंह के सामने आरजेडी ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को उतारा है। दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह जेल में हैं। उनके चुनाव की कमान खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संभाल ली है, लेकिन उनका एक वीडियो विवाद का मुद्दा बन चुका है। ललन सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आखिर ललन के लिए मोकामा महायुद्ध क्यों बदलापुर बन गया है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। मोकामा यानी वो सीट जो इस चुनाव की सबसे हॉट सीट है, जहां से बाहुबली अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं।
हत्या के केस में आरोपी होने के बाद अनंत सिंह सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अब माथे पर मुरेठा बांधकर उनके चुनाव का जिम्मा मोकामा में ललन सिंह ने संभाला है। जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। ललन सिंह ने पहली सभा में कमान हाथ में लेने वाला बयान दिया तो अगले कार्यक्रम में जो कुछ कहा उसने ललन सिंह को विवादों में लपेट लिया। एक आगुन नेता हाकुन तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दीजिए। ललन सिंह के इस बयान को सबसे पहले आरजेडी ने उठाया, आरोप लगाया कि ललन सिंह वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं, धमका रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। केंद्र में बैठे मंत्री धमका रहे हैं उस क्षेत्र में जहां जिस क्षेत्र में एक हत्या की जदयू के प्रत्याशी ने, उसके बावजूद भी उस क्षेत्र में जाके कह रहे हैं कि अमुक अमुक दबे कुचले वंचित लोगों को आपको बाहर नहीं निकलने देना है। आज प्रचार का अंतिम दिन है। हमारी तो मांग है कि एज सून एज पॉसिबल प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रचार बैन करने की मांग हो रही है। विपक्ष ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसके शय पे बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री के शय पे बोल रहे हैं, तो इस पे तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। ऐसे क्रिमिनल को ही बंद कर करके तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए था। विवाद बढ़ा तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी, ललन सिंह के बयान की जांच की और फिर केस दर्ज कर लिया। हालांकि जेडीयू अपने नेता के बचाव में कूद पड़ी है। कहा है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। किसी का नाम लिया गया है? हर व्यक्ति नेता है। जो 2 लाख वोटर है सब आ गया उसमें। ये बेतुका बात राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दिया जा रहा है, चूंकि अपने पाप को ढक रहे हैं। असल में मोकामा का चुनाव अब सिर्फ अनंत सिंह ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के लिए मूंछ का सवाल हो गया है। ललन सिंह ने ही अनंत सिंह को टिकट दिलवाकर मोकामा के अखाड़े में उतार रखा है। अनंत सिंह को साथ लेकर ललन सिंह चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। पहले से ही मोकामा 2 बाहुबलियों के टकराव की वजह से चर्चा में था। लेकिन 30 तारीख को हुई दुलार चंद की हत्या ने मोकामा का माहौल गरमा दिया। दोपहर 3 साढ़े 3 बजे होता यह है कि दोनों उम्मीदवारों की गाड़ियों का काफिला यहां टकराता है और उस दौरान झड़प होती है। पत्थरबाजी के कई वीडियो हैं जो सर्कुलेटेड हैं सोशल मीडिया पर। पत्थरबाजी होती है और उसके निशान आप यहां देख सकते हैं। कई गाड़ियों के कांच टूटे तोड़े गए। उस पोल से लेकर के इस पूरी सड़क पर आपको इसी तरीके के कांच के टुकड़े नजर आएंगे। यानी जो वीडियोस वायरल हैं जिसमें जो मृतक दुलार चंद यादव हैं उनकी भी एक तस्वीर है, उनका भी एक वीडियो है जिसमें वो भी पत्थर चलाते हुए गाड़ियों पर नजर आते हैं और कहा जाता है कि पहले पत्थरबाजी हुई, उसके बाद गोलीबारी हुई। हत्याकांड और गिरफ्तारी का असर पूरे इलाके में पड़ने की आशंका है। मोकामा विधानसभा का इलाका मुंगेर लोकसभा में पड़ता है और ललन सिंह मुंगेर से ही सांसद हैं। ललन सिंह को जिताने के लिए पिछले साल अनंत सिंह ने पूरा जोर लगाया था। हालांकि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में ललन सिंह पिछड़ गए थे, तब आरजेडी को यहां से लीड मिली थी। लोकसभा चुनावों के दौरान ललन सिंह का मुकाबला मध्य बिहार में एक और बाहुबली कहे जाने वाले और चर्चित अशोक महतो की पत्नी
अनीता से हुआ। अशोक महतो वही शख्स हैं जिनके ऊपर चर्चित वेब सीरीज खाकी दा बिहार चैप्टर बनी है। अशोक महतो वो शख्स हैं जिन्होंने चुनाव लड़वाने के लिए चुनाव से पहले शादी की और अपनी पत्नी अनीता को आरजेडी का उम्मीदवार बनवाया। हालांकि लल्लन सिंह चुनाव तो जरूर जीत गए, लेकिन अनंत सिंह का साथ मिलने के बावजूद मोकामा विधानसभा में वो पिछड़ गए। ललन सिंह को उस हार का बदला लेना है, लिहाजा वो पहले से ही मोकामा में खूब दिलचस्पी ले रहे थे। अब अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी भूमिका बढ़ा दी है और इसी चक्कर में उनके खिलाफ अब केस भी दर्ज हुआ है। ललन सिंह इस वक्त निर्विवाद रूप से जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। मोदी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। अभी रविवार को जब पटना में पीएम मोदी ने रोड शो किया था, तब ललन सिंह उनके साथ गाड़ी पर सवार थे। ललन सिंह भी उसी भूमिहार जाति से आते हैं जिस भूमिहार जाति के अनंत सिंह हैं, और इसी भूमिहार जाति से आने वाले बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा में आरजेडी की उम्मीदवार हैं। अनंत सिंह को मोकामा में सिर्फ एक हिसाब नहीं चुकता करना है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर में सूरजभान की पत्नी वीणा देवी से ललन सिंह हार गए थे। तब वीणा देवी एनडीए की प्रत्याशी थी और बीजेपी से रिश्ता टूटने के बाद ललन सिंह जदयू के टिकट पर लड़ रहे थे। यानी मोकामा में इस बार एक साथ 2 हिसाब करने के लिए ललन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। और मोकामा का महायुद्ध बाहुबलियों की लड़ाई के साथ ही भूमिहारों की आपसी जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इस सीट पर साल 2000 में सूरजभान सिंह खुद निर्दलीय जीतकर विधायक बने थे। उसके बाद से अनंत सिंह लगातार जीत रहे हैं। 2005 में जेडीयू से पहली बार अनंत सिंह चुनाव जीते थे। 2010 में फिर जेडीयू ने टिकट देकर विधायक बनवाया। 2015 में नीतीश से दूर हुए तो निर्दलीय जीते और फिर 2020 में आरजेडी के टिकट पर जीतकर विधायक बने। बाद में एक मामले में उन्हें कोर्ट से सजा मिली तो सदस्यता चली गई। पत्नी नीलम देवी को उपचुनाव लड़ाया और वो जीत गए। इस बार अनंत सिंह खुद जेडीयू से लड़ रहे हैं, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। वैसे 2015 का चुनाव उन्होंने जेल में रहकर ही जीता था। जनहित में आगे बढ़ेंगे। जब दो भाई एक दूसरे के सियासी दुश्मन हो जाएं, तो राजनीतिक जंग और दिलचस्प हो जाती है। कुछ ऐसा ही बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के बीच देखने को मिल रहा है। दोनों ही एक दूसरे के गढ़ में जाकर एक दूसरे को ललकार रहे हैं, झुंझुना थमाने की बात कर रहे हैं। आज तो तेजस्वी के क्षेत्र में तेज प्रताप ने खूंटा गाड़ दिया है। कृष्ण का रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो घच्चा में गिरेगा ही। अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। तू डाल डाल मैं बात पर। यादव लैंड में दो भाइयों के बीच की लड़ाई जमीन से लेकर आसमान तक कुछ इसी अंदाज में हो रही है। तेजस्वी यादव के गढ़ में पहुंचकर तेज प्रताप यादव ने जमीन पर लठ गाड़ते हुए अपने तीखे तेवर भी दिखाए हैं। साफ कर दिया है कि ये चुनाव किसी महाभारत की लड़ाई से कम नहीं है। महाभारत रणभूमि है, रणभूमि में कोई भाई भतीजा कुछ नहीं, केवल शत्रु। कृष्ण का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बारूपिया जयचंदों के चक्कर में रहेगा तो घच्चा में गिरेगा ही। महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव मैदान में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें हारते देखना चाहते हैं और ये बात बड़े भाई को चुभ गई। इसलिए आज हेलीकॉप्टर लेकर तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के चुनावी मैदान यानी राघोपुर फिर पहुंच गए। इससे पहले उन्होंने तेजस्वी यादव को बच्चा बताते हुए चुनाव के बाद झुंझुना पकड़वाने का भी तंज कसा। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे।
दो यादव भाइयों की लड़ाई, वो भी सगे भाई, बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में है। महुआ विधानसभा सीट पर अपने छोटे भाई की रैली के बाद से ही तेज प्रताप यादव किसी भी कीमत पर तेजस्वी को जीतते देखना नहीं चाहते। हालांकि यादव लैंड की इस जंग में किसका पलड़ा भारी है, ये जनता ही जानती है। तेजस्वी यादव लालटेन पर बटन दबाने के लिए अपील करते आ रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव अपने साथ साजिश होने की बात कहते हुए जनता से साथ देने की अपील कर रहे हैं। बदलाव लाना है कि नहीं लाना? हमारे पीछे और बहुत सारा हरदंडा अपनाया, इज्जत चंदवा है जो संगठन को बर्बाद कर दिया। दोनों ही भाई जनता के बीच पहुंचकर इस लड़ाई को और तीखा बना चुके हैं। जमीनी हकीकत और चुनावी आंकड़े बताते हैं तेजस्वी यादव के समर्थन में आरजेडी समेत महागठबंधन के नेता हैं। लालू परिवार भी तेजस्वी के साथ खड़ा है, यानी उनका पलड़ा भारी है, जबकि तेज प्रताप यादव अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। तेज प्रताप के साथ उनकी बनाई पार्टी के सदस्य और समर्थक हैं, तो बस दादी तस्वीरों में है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की कमान भी तेजस्वी यादव के हाथ में ही थी और तब तेज प्रताप यादव ने आरजेडी की लालटेन जलाई थी। अब वो ब्लैक बोर्ड पर अपनी राजनीतिक किस्मत लिख रहे हैं। महुआ आरजेडी का गढ़ रहा है। ये यादव बहुल इलाका है। अगर यादव वोट बढ़ जाएगा तो इसका फायदा किसी तीसरे को भी हो सकता है। इसी तरह राघोपुर की लड़ाई भी दिलचस्प हो सकती है। और अब बात करेंगे बिहार चुनाव की हॉट सीट में से एक गोपालगंज के कुचायकोट की। इस सीट से बाहुबली अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू पांडे का मुकाबला पेशे से कारोबारी कांग्रेस उम्मीदवार हरि नारायण कुशवाहा से है। चुनाव प्रचार के दौरान बाहुबली की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसकी वजह से उनकी खूब चर्चा हो रही है। जन स्वराज के उम्मीदवार प्रचार करने जा रहे थे, इधर से पप्पू पांडे का काफिला जा रहा था। दोनों के बीच जब मुलाकात हुई तो किस तरह की बातचीत हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। दनदनाते हुए आगे बढ़ता सफेद गाड़ियों का कारवां, सड़क के दोनों तरफ इंतजार कर रहे लोग, चारों ओर समर्थक और कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम और भीड़ के बीच लंबी कदकाठी वाला एक शख्स, नाम है अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे। गोपालगंज के कुचायकोट से चुनाव लड़ रहे अमरेंद्र पांडे उन चुनिंदा बाहुबली और दबंग नेताओं में शामिल हैं जिनके नाम का सिक्का बिहार की राजनीति में बरसों से चला आ रहा है। कुचायकोट विधानसभा सीट पर 20 बरस से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं पप्पू पांडे अपने नाम को ब्रांड बनाकर एक बार फिर चुनाव मैदान में है। कुचायकोट विधानसभा सीट काफी चर्चा में है। यहाँ पर एनडीए से जदयू के प्रत्याशी हैं मौजूदा एमएलए अमरेंद्र पांडे। 5 बार जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, 5 बार के विधायक हैं। इस बार फिर से जदयू ने इनको प्रत्याशी बनाया है। इनका मुकाबला महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी हरि नारायण कुशवाहा से है। गोपालगंज के हथुआ में आलीशान घर, बेशुमार लग्जरी गाड़ियों का बेड़ा और सुरक्षा के लिए हथियारबंद लोगों की तैनाती खुद ब खुद इलाके में पप्पू पांडे की पकड़ और उनके रुतबे की कहानी बयां करती है। कुचायकोट में चुनाव प्रचार के दौरान पप्पू पांडे खुद को जनता का सेवक बताते हुए अब बाहुबली शब्द की परिभाषा गढ़ने लगे हैं। बाहुबली अब कौन क्या कहता है, इससे मतलब है कि बाहुबली उसी को कहा जाता है जो जनता का सेवा करता है। बाहुबली का मतलब अपराधी नहीं होता है, गोली चलाने वाला नहीं होता है। अगर बाहुबली मैं बन जाऊं तो इससे बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। इन सार्वजनिक मौकों पर पप्पू पांडे पब्लिक के बीच खुद को शालीन और शिष्टाचारी जनप्रतिनिधि के तौर पर पेश करने से नहीं चूकते। ऐसी एक तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब प्रचार के दौरान जन स्वराज प्रत्याशी विजय चौबे और पप्पू का काफिला आमने सामने आ गया। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी शुरू हो गई, लेकिन चुनावी प्रतिद्वंदिता को दरकिनार करते हुए पप्पू पांडे ने उम्र में बड़े जन स्वराज प्रत्याशी विजय चौबे का अभिवादन किया तो चौबे जी ने भी हिचकिचाहट भूलकर अपने विरोधी को आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इस बार कुचायकोट सीट पर जेडीयू के पप्पू पांडे की भिड़न किसी बाहुबली से नहीं बल्कि कांग्रेस के एक उद्योगपति चेहरे से है। नाम है हरि नारायण सिंह कुशवाहा। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी बाहुबली है और जनता के सामने कोई बाहुबली नहीं होता है।
जनता मुझे अपना जो है समर्थन दे चुकी है और मैं चुनाव जीत रहा हूँ। महागठबंधन प्रत्याशी का दावा है कि इस बार कुचाय कोट में बदलाव होगा। और अब आज का जनहित मंत्र। जरूरी नहीं कि सभी आपको समझ पाएं। तराजू वजन तौल सकता है लेकिन गुणवत्ता नहीं। इसी के साथ जनहित में मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।